मैं डॉक्टर अवंतिका कौशिक, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा, बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस की हेडिंग थिंकिंग प्रोसेस, नेचर एंड टाइप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं इस चिंतन का अध्ययन हम इन शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे: चिंतन की परिभाषा एवं उसका स्वरूप, उसके प्रकार, चिंतन और कल्पना, चिंतन में भाषा का महत्व, चिंतन में तत्परता का महत्व, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रतिमा का महत्व, चिंतन के सिद्धांत और चिंतन का विकास। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने इसका वर्णन विभिन्न प्रकारों से किया है। कुछ ने इसे मानसिक जोड़ तोड़ कहा है, तो किसी के अनुसार ये व्यवहार करने की मध्य स्थिति है। किसी ने इसे प्रयत्न और त्रुटि के रूप में भी डिफाइन किया है। इनका स्वरूप बताने के पहले ये आवश्यक है कि हम जान लें कि चिंतन है क्या। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे मानसिक प्रक्रिया कहा है। मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि यह मस्तिष्क में संपन्न होता है। तो व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार करेगा ये निर्धारित होता है उसकी चिंतन के आधार पर। मेरे सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होगा तो उस उद्दीपक के प्रति मैं किस प्रकार की प्रतिक्रिया दूंगी, इसके पहले मैं कुछ विचार करती हूँ। ये विचार, ये मानसिक जोड़ तोड़ ही चिंतन है। जैसे अगर आपसे कक्षा में किसी शिक्षक ने पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आप जवाब देने के पहले मन में सोच रखा है आपने कि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, ये सोचकर आपने जवाब दिया। तो टीचर का पूछना ये प्रश्न उद्दीपक है, आपका उत्तर देना आपकी प्रतिक्रिया है। लेकिन प्रश्न के पूछने और उत्तर देने के पहले आपने मन में जो विचार किया यही चिंतन है। चिंतन के स्वरूप के बारे में कहा गया है कि यह एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार से तात्पर्य, प्रकट व्यवहार के बारे में हम जानते हैं कि अगर मैं हंस रही हूँ तो ये मेरा प्रकट व्यवहार है जो मेरी हंसी से या मेरे चेहरे की मुस्कान से प्रकट होता है। अगर मैं क्रोधित हूँ तो मेरा क्रोध मेरी बातों से, मेरे चेहरे से एक्सप्रेस होता है। ये मेरा प्रकट व्यवहार है। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया के दौरान क्योंकि मेरे मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला चल रही होती है, मैं ये निर्धारित कर रही होती हूँ कि इस उद्दीपक के प्रति मुझे कैसा व्यवहार करना है, जो कि दिखाई नहीं देता है। इसलिए चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। चिंतन के बारे में कहा गया है कि ये एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो व्यवहार हम करते हैं उस व्यवहार को करने के पहले हम सोचते हैं कि हम क्या व्यवहार करेंगे। ये विचार जो है ये वो मध्यस्थ प्रक्रिया है। जैसा भी मैंने थोड़ी पहले उदाहरण दिया आपको कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न का उत्तर देने के पहले आप मन में सोचते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 into 2 is equal to what, 5 में 2 का गुणा करने पर क्या होएगा, तो आप मन में इस गुणे को करते हैं और इसके बाद उत्तर देते हैं कि 5 गुणे 2 बराबर 10 होता है। तो 10 उत्तर देने के पहले आपने मस्तिष्क में 5 into 2 किया, तो ये आपका चिंतन है। ये क्योंकि आपने अपनी प्रतिक्रिया देने के पहले कुछ विचार किया, जो चिंतन किया। तो उद्दीपक के प्रस्तुत होने और व्यवहार करने के पहले जो बीच की प्रक्रिया होती है यही चिंतन है। इसलिए इसे मध्यस्थ प्रक्रिया कहा जाता है। चिंतन में समस्या का समाधान होता है, क्योंकि चिंतन तभी प्रारंभ होता है जब कोई समस्या सामने होती है। एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए ही चिंतन किया जाता है। इसलिए चिंतन के बाद किसी समस्या का समाधान होता है। इसलिए चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार भी कहा जाता है। जैसे अगर आप कॉलेज जाने के लिए निकले और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपको समय पर पहुंचना है, अगर उस दिन एग्जाम है और आपको समय पर पहुंचना है, तो बजाय इसके कि आप गाड़ी को बनवा लें, गाड़ी को किनारे टिका कर आप ऑटो लेकर कॉलेज पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपनी समस्या का समाधान कर लिया
आपने सोचा कि गाड़ी को बनवाने की बजाय मुझे ऑटो लेकर समय पर पहुंच जाना चाहिए। आपने समस्या का समाधान कर लिया। समस्या थी कॉलेज पहुंचना, समय पर पहुंचना, और उसका समाधान आपने ढूंढ लिया। गाड़ी को किनारे लगाकर आपने ऑटो से जाना। तो ये जो विचार था, इस विचार के द्वारा आपने एक समस्या का समाधान कर लिया। यही आपका चिंतन है जो समस्या समाधान का कारण बनता है। चिंतन में प्रयत्न तथा भूल होता है। प्रयत्न तथा भूल के बारे में हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी में लर्निंग में पढ़ा है कि जो बिल्ली है पिंजरे के बाहर आने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है, जिसको प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखने के बाद वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखता है। किसी समस्या के समाधान के लिए जब वो चिंतन कर रहा होता है तो आवश्यक नहीं है कि पहली बार जो चिंतन किया उससे वो अपनी समस्या का समाधान कर ले या उसकी समस्या हल हो जाए। तो जो कई बार प्रयास करने के बाद एक बार वो सफल होता है, तो इसे भी कहते हैं प्रयत्न या भूल। जैसे पिछले वर्ष जो व्यक्ति परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, वो अनुत्तीर्ण अगर इस सोच की वजह से हो गया था कि मैं परीक्षा आने के पूर्व 2 महीने में पढ़ाई कर लूंगा, वो उसका इस वर्ष वो उससे ये भूल ना हो, इसलिए उसने इस वर्ष के प्रारंभ से ही पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये है प्रयत्न तथा भूल के द्वारा सीखना। चिंतन में गत अनुभूति का विशेष महत्व होता है। गत अनुभूति का विशेष महत्व होता है। अगर यही उदाहरण मैं फिर से लूं कि पिछले वर्ष परीक्षा में सफल ना होने की वजह से ये व्यक्ति जो इस बार शुरू से ही पढ़ाई कर रहा है, तो पास्ट एक्सपीरियंस से उसने ये सोचा कि पिछले वर्ष कम पढ़ाई करने की वजह से मैं फेल हो गया था, तो इस साल मैं जल्दी से पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूंगा और परीक्षा में सफल होने की कोशिश करूंगा। तो ये चिंतन जो पूर्व स्मृति या पूर्व अनुभूति की वजह से उसको सफल बनाएगा, ये कहलाता है पास्ट एक्सपीरियंस चिंतन। चिंतन में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व होता है। अभिप्रेरणा का मतलब जो किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक शक्ति प्रदान करे। तो चिंतन भी जैसा कि कहा गया है कि लक्ष्य निर्धारित होता है। आप चिंतन तभी प्रारंभ करते हैं जब आपको किसी समस्या का समाधान करना होता है या किसी उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है। और अगर उद्देश्य के लिए आपको कोई अभिप्रेरणा होती है तो आप उस कार्य को बढ़ा देते हैं। तो चिंतन में भी अभिप्रेरणा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो प्रसन्नता भी होती है। चिंतन में एक प्रकार का आंतरिक भाषण होता है। चिंतन की प्रक्रिया के बारे में जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये उद्दीपक के प्रस्तुत होने और प्रतिक्रिया करने के बीच की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति यह सोच रहा होता है या विचार कर रहा होता है कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी है। आंतरिक विचार है, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सफल होऊंगा, अगर मैं ऐसा करूं तो सफल होऊंगा। इस दौरान वो निर्णय ले लेता है कि मैं ऐसा करने से ही सफल होऊंगा। सपोज कल आपके एक अच्छे मित्र से आपकी लड़ाई हो गई और आज आप उससे पैचअप करना चाहते हैं, तो आप मन ही मन ये डिसाइड करते हैं कि आज वो जैसे ही आएगा मैं उसको सॉरी बोल दूंगा और कल की घटना के लिए मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा और उसके गले लग जाऊंगा, और हाँ मैं उससे फिर दोस्ती कर लूंगा, क्योंकि दोस्त आसानी से नहीं मिलते और दोस्त को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। और इस दौरान आपने डिसाइड कर लिया हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, तो ये बात अनायास आपके मुंह से निकल पड़ती है। और इसलिए कहते हैं कि चिंतन भी एक प्रकार का आंतरिक संभाषण होता है। हम अपने आप से बात करते हैं और उस निर्णय पर पहुंचते हैं या वो डिसीजन हम ले लेते हैं जिसको करने के बाद हम इस कार्य में सफल हो सकते हैं। चिंतन में दृष्टि प्रतिमा और श्रवण प्रतिमा होते हैं। इसका मतलब जैसे ही किसी चीज के बारे में हम सोचना प्रारंभ करते हैं तो वो वस्तु वास्तव में उपस्थित नहीं होती, लेकिन हमारे सोच में, हमारे दृष्टि में वो उत्पन्न हो जाती है। अगर मैंने जैसे ही कहा ताजमहल, तो ताजमहल की इमेज मेरे मन में उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से चिंतन का जो स्वरूप होता है उसमें दृष्टि प्रतिमा का बहुत महत्व होता है। श्रवण प्रतिमा भी उपस्थित होती है। इसका मतलब
अगर मैंने कहा लता मंगेशकर बहुत अच्छी गायिका है, तो उनकी आवाज़ हमारे कानों में अचानक से गूंजने लगती है। उस आवाज़ के साथ उनका जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार चिंतन के स्वरूप के बारे में हमने जाना कि ये एक प्रकट व्यवहार होता है, एक मध्यस्थ प्रतिक्रिया होती है, इसके द्वारा समस्या का समाधान होता है, इसमें प्रयत्न या भूल भी होता है, गत अनुभूतियां भी होती हैं, अभिप्रेरणा भी होती है और आंतरिक संभावना। जिम्बार्डो एवं रस 1977 के अनुसार चिंतन के दो प्रकार बताए गए हैं, स्वलीन चिंतन या ऑटिस्टिक थिंकिंग और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन या रियलिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग या स्वलीन चिंतन, इसके अंतर्गत वे चिंतन आते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों और अभिलाषाओं के बारे में बात करता है। ये इस प्रकार का चिंतन रियलिस्टिक नहीं होता, काल्पनिक होता है। व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में ही बात करता है और इस चिंतन की विशेषता ये होती है कि इस प्रकार के चिंतन से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छी नौकरी करेगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदेगा और उस गाड़ी में पूरी दुनिया घूमेगा, तो इस प्रकार का चिंतन जो उसके व्यक्ति की अपनी सोच है, अपनी कल्पना है, अपना एक उद्देश्य है, इस पर आधारित है और इस प्रकार के चिंतन से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। दूसरे प्रकार का चिंतन है यथार्थवादी चिंतन या रियलिस्टिक थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है और इस प्रकार के चिंतन से अवश्य ही किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी कार में सफर कर रहा है और अचानक से कार रुक जाए, तो व्यक्ति तुरंत ही ये सोचना आरंभ कर देता है कि कहीं कार का पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया, कार की बैटरी तो नहीं खराब हो गई, कार का टायर तो नहीं पंचर हो गया। तो इस प्रकार उसने विभिन्न प्रकार की जो सोच थी उस समस्या के समाधान के लिए थी कि कार किस प्रकार चल पड़े और यह रियलिटी या वास्तविकता से संबंधित थी और इस प्रकार के चिंतन से किसी समस्या का समाधान होता है। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार बताए गए हैं, अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन या इवैल्यूएटिव थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन से तात्पर्य है जब व्यक्ति को दिए हुए तथ्यों के आधार पर किसी नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चिंतन करना होता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे अगर व्यक्ति से पूछा जाए 5 into 2 is equal to what, 5 में 2 का गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, तो क्योंकि 5 और 2 का पहाड़ा पहले से हमें बताया जा चुका है, इसलिए 5 और 2 का गुणा करना आसान होगा और उसका उत्तर बताया जा सकता है। तो इस प्रकार अभिसारी चिंतन दी गए तथ्यों से एक नए तथ्य की ओर, एक नए चिंतन की ओर बढ़ता है। सृजनात्मक चिंतन से तात्पर्य है पूर्व में दिए हुए तथ्यों में अवश्य ही एक नया तथ्य अपनी तरफ से जोड़ना। पुराने दिए हुए तथ्यों में जब तक एक नए तथ्य को नहीं जोड़ा जाता, चिंतन को नहीं जोड़ा जाता, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक क्रिएटिव थिंकिंग पूर्ण नहीं होती। जैसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसी पेन का क्या कोई असाधारण उपयोग बताएं, तो पेन जैसी चीज जिसका साधारण उपयोग लिखना होता है, तो असाधारण उपयोग के बारे में बताने के लिए चिंतन के बाद ये कहा जा सकता है कि पेन शर्ट में लगाकर अच्छे पेन स्टेटस सिंबल बन जाते हैं, या पेन में कैमरा फिट करके जासूसी की जा सकती है। इस प्रकार पेन के असाधारण उपयोग क्रिएटिव थिंकिंग का उदाहरण बन सकते हैं। आलोचनात्मक चिंतन या इवैल्यूएटिव थिंकिंग, नाम से ही स्पष्ट है जिसमें आलोचना की जाती है। तो समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चल रही सूचनाओं को जस का तस ग्रहण कर लेते हैं बिना गुण और दोष को ग्रहण किए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चल रहे सिस्टम या नियमों का विरोध करते हैं, आलोचनात्मक ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, उसके गुण और दोष बताकर
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता रखते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। ये है आलोचना। चिंतन एवं कल्पना दोनों ही उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो क्या इन दोनों में समानता होती है या दोनों अलग अलग हैं? इस बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं और इन दोनों के बीच में कुछ अंतर बताए हैं। जैसे चिंतन की प्रक्रिया को लक्ष्य निर्देशित कहा गया है। जब हमारे सामने कोई समस्या होती है और हम उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील होते हैं और चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो चिंतन के समय व्यक्ति का सारा ध्यान और एक निश्चित लक्ष्य यानी उस समस्या के समाधान की ओर होता है। लेकिन कल्पना में ऐसी बात नहीं होती। कल्पना करते समय हमारे सामने कोई निश्चित या अनिश्चित समस्या नहीं होती, यानी हमारा सारा प्रयास किसी खास लक्ष्य या समस्या की ओर नहीं होता। प्रायः ये देखा जाता है कि व्यक्ति अलग अलग घटना या वस्तु इनके बारे में रैंडमली थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। उसका जो सोच कल्पना है अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों के लिए होता है। चिंतन यथार्थवादी होता है। इसका तात्पर्य है कि चिंतन में तर्क होता है, जबकि कल्पना में सही अर्थ में कोई तर्क नहीं होता। चिंतन करते समय व्यक्ति किसी विषय या घटना के पक्ष या विपक्ष में तर्क करता है। जैसे अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ और अचानक लाइट गोल हो जाए, तो मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ ये लाइट मेरे ही घर गोल हुई है, बल्ब तो नहीं फ्यूज हो गया, या लाइट बाहर से फ्यूज हुई है, तार तो नहीं जल गया। इस प्रकार समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ये वास्तविकता से रिलेटेड होती है, जबकि कल्पना में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। हालांकि कुछ चिंतन का संबंध वास्तविकता से ना होकर काल्पनिक वस्तुओं से भी होता है। जैसे अगर कोई छात्र गणित की समस्या का समाधान कर रहा है और साथ ही साथ सोच रहा है कि कल की पार्टी अच्छी थी, तो उसके द्वारा किए गए चिंतन का संबंध वास्तविकता और काल्पनिक वस्तुओं दोनों से होता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर चिंतन का संबंध वास्तविकता से ही होता है। कल्पना का संबंध वास्तविक चीजों, वस्तुओं या घटनाओं से कम और अवास्तविक या वस्तुओं से अधिक होता है। जैसे एक बच्चा आकाश में काले काले बादल को उड़ते देखकर उसके साथ उड़ने की बात सोचता है, और ये उसकी कल्पना है। भाषा का महत्व। सापिन ने चिंतन में भाषा का महत्व बताया, और ये अध्ययन जो किया गया प्री स्कूल चिल्ड्रन से, इस पे अध्ययन के बाद ये बताया गया क्योंकि प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं ये 6 साल से कम उम्र के होते हैं, उनमें अभी भाषा का ज्ञान भी पूर्ण नहीं हुआ रहता, अतः इनका जो चिंतन है वो भाषा की कमी की वजह से प्रभावित होता है। एक और अध्ययन है बॉर्नस्टीन का 1958 का। इन्होंने गरीब और धनी परिवार के बच्चों के चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो ये पाया कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें भाषा का विकास धनी परिवार के बच्चों की अपेक्षा कम होता है, इसलिए उनमें भी चिंतन तुलनात्मक स्तर पर धनी परिवार के बच्चों की अपेक्षा कम होता है। पशुओं पर भी अध्ययन किया गया चिंतन में भाषा के महत्व का। तो प्रीमेक ने 1983 पर सरा नामक वन मनुष्य पर यह अध्ययन किया। सरा नामक वन मनुष्य को 2.5 सालों में प्लास्टिक के डब्बों पर विभिन्न कलर के डब्बों के आधार पर एक एक शब्दों को बता कर प्रशिक्षण दिया गया। 2.5 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद सरा ने शॉर्ट शब्दों का ज्ञान कर लिया, और जब इसको अन्य वनमानुष के साथ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो उसका परफॉर्मेंस अन्य की अपेक्षा बेहतर था, जिसके बारे में ये कहा गया क्योंकि सरा वनमानुष ने शब्दों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, भाषा का ज्ञान कर लिया था, इसलिए उसमें चिंतन अन्य की अपेक्षा अच्छा। ने चिंतन या समस्या समाधान व्यवहार में मानसिक तत्परता के महत्व को काफी गहन अध्ययन किया है। मानसिक तत्परता से तात्पर्य है व्यक्ति की मानसिक तैयारी, जिसके आधार पर वह समस्या समाधान करता है। समस्या समाधान में तत्परता का लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इस बारे में मॉयर का 3 एक्सपेरिमेंट उल्लेखनीय है।
एक है पेंडुलम समस्या पर प्रयोग, दूसरा रस्सी बांधने की समस्या पर प्रयोग, और मायर का तीसरा एक्सपेरिमेंट भी समस्या समाधान में तत्परता के लाभकारी प्रभाव को बताता है। समस्या समाधान में मानसिक तत्परता सहायक ही नहीं होती, हानिकारक भी होती है। इस बारे में भी मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। तो समस्या समाधान में तत्परता का जो हानिकारक प्रभाव होता है, इस बारे में अध्ययन है लुचिन्स का पानी घड़ा प्रयोग। चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि। मनोवैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया है कि चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न और त्रुटि का बहुत महत्व होता है। चिंतन की प्रक्रिया में ये प्रयास होता है कि समस्या का समाधान हो जाए। समस्या के समाधान के लिए पहले एक प्रयास किया जाता है, उसमें असफल होने पर व्यक्ति दूसरा प्रयास करता है, उसमें भी असफल होने पर वो तीसरा प्रयास करता है। ठीक उसी तरह जैसे थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के द्वारा किया जाता है और अंत के प्रयास में बिल्ली जिस प्रकार भोजन को प्राप्त करने में सफल हो गई थी, इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रयत्न करता है। विभिन्न प्रकार के चिंतन में किसी एक चिंतन से वो सफल भी हो जाता है। ये अध्ययन करने के लिए रगर ने 1910 में धनुष और हृदय की इस पहेली को दिया और किए गए अध्ययन के आधार पर बताया कि व्यक्ति ने इस समस्या के समाधान के लिए ठीक उसी प्रकार की प्रतिक्रिया की जैसे थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली ने की थी। प्रयासों के द्वारा असफल होने पर अंततः अपने प्रयासों में जिस प्रकार बिल्ली सफल हुई, उसी प्रकार मनुष्य ने भी इस पहेली को सॉल्व करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार चिंतन जो है प्रयत्न और त्रुटि के से रिलेटेड। करीब करीब सभी मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि चिंतन की शुरुआत उस समय होती है जब व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होती है और चिंतन का अंत उस समय होता है जब उस समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया जो पूरी होती है, यानी जब समस्या उत्पन्न होती है और उसका समाधान हो जाता है, तो इसके बीच में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, इसे लेकर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। इसीलिए चिंतन के जो सिद्धांत हैं, उनका वर्णन दो शीर्षकों में किया गया है। केंद्रीय सिद्धांत जो है, उसके अनुसार चिंतन का आधार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। जब व्यक्ति के सामने किसी समस्या का समाधान करने की समस्या आती है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विशेषकर मस्तिष्क में बहुत तरह की अंतःक्रियाएं होती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति उस समस्या का समाधान कर लेता है। जब तक व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तब तक मस्तिष्क में अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं। इस आशय से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय सिद्धांत जो है, इसमें शरीर की पेशीय क्रियाओं का महत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में, चिंतन की प्रक्रिया में या किसी समस्या में शरीर के पेशीय अंगों, मोटर ऑर्गन्स या इफेक्टर या प्रभावक द्वारा दी गई क्रियाओं का कोई महत्व नहीं होता है। ऑस्कोट 1953 के अनुसार चिंतन के अध्ययन में दी गई समस्या एक प्रकार का उद्दीपक होती है। इसलिए जब व्यक्ति को उत्तेजित करता है, तो उसके फलस्वरूप संवेदी तंत्रिका द्वारा तंत्रिका आवेग मस्तिष्क के एक खास क्षेत्र, विशेषकर साहचर्य क्षेत्र में पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिमाएं और विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके सहारे व्यक्ति समस्या का समाधान कर लेता है। इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ संरचनावादियों और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किए हुए विचार भी मिलते हैं। हालांकि केंद्रीय सिद्धांत की आलोचना भी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस सिद्धांत में शरीर के पेशी अंगों द्वारा की गई क्रियाओं के महत्व को स्वीकृति नहीं दी गई है। चिंतन का जो दूसरा सिद्धांत है, परिधीय सिद्धांत, ये दिया है वॉटसन ने, जो व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। इनके अनुसार चिंतन जो है एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है, सब वोकल टॉकिंग। दूसरे शब्दों में, चिंतन में हम लोग धीरे धीरे अपने से ही बातचीत करते हैं। इस तरह से चिंतन में वोकल ऑर्गन्स में मस्कुलर एक्टिविटी होती है और व्यक्ति अपने आप से बातचीत करना प्रारंभ कर देता है।
बहुत में वॉटसन ने ये भी बताया कि सभी तरह के चिंतन में ज्ञानेंद्रियों की ही मांसपेशियों में क्रियाएं नहीं होती, बल्कि अन्य अंगों जैसे हाथ और पैर की मांसपेशियों में भी क्रियाएं होती हैं। जैसे एक बहरे और गूंगे व्यक्ति के चिंतन में हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों में अधिक क्रियाएं होती पाई गई। इस तरह से वॉटसन ने कहा कि हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन क्रिया करते हैं। वॉटसन के इस विचार से प्रेरित होकर परिधीय सिद्धांत या गति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, और इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक यानी समस्या दिया जाता है तो उससे उत्पन्न स्नायु प्रवाह मस्तिष्क में पहुंचता है, जो एक रेलवे स्टेशन के समान काम करता है। यहीं से स्नायु प्रवाह को तुरंत उपयुक्त प्रभावक यानी मांसपेशियों में भेज दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति कोई अनुक्रिया करता है। मांसपेशियों की इस अनुक्रिया से पुनः एक स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है, जो मस्तिष्क में वापस जाता है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया जिसमें वापसी की प्रक्रिया भी सम्मिलित है, तब तक होती रहती है जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इस वापसी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने फीडबैक की संज्ञा दी है। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि परिधीय सिद्धांत में मस्तिष्क में होने वाली अंतःक्रियाओं की प्रधानता होती है, और साथ ही साथ परिधीय सिद्धांत की व्याख्या केंद्रीय सिद्धांत से भिन्न है। परिधीय सिद्धांत में पेशीय क्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, और इसके समर्थन में कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। जैसे जैकोब्सन ने अपने प्रायोजकों कभी बाएं हाथ से कभी दाएं हाथ से 10 पाउंड का वजन उठाने की कल्पना करने को कहा, और साथ ही साथ जैकोब्सन ने प्रयोग में बाएं हाथ और दाएं हाथ की पेशीय क्रियाओं को विशेष उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड करते देखा। उन्होंने पाया कि जब प्रायोजक दाएं हाथ से 10 पाउंड वजन उठाने की बात सोचता है तो उसके दाएं हाथ की पेशीय क्रियाएं पहले से बढ़ जाती हैं। तो इस अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि चिंतन की प्रक्रिया में पेशीय क्रियाएं होती हैं। चिंतन का विकास मानव में व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के साथ क्रमशः होता है, जिसे हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये सिद्धांत आपने मनोविज्ञान में पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करती हूँ।